फ्लाइट MH370 दुनिया की सबसे रहस्यमयी और दिल दिला देने वाली घटनाओं में से एक है। ये एक ऐसी घटना है जिसमें यात्रियों से भरा जहाज अचानक गायब हो जाता है। इस जहाज को ज़मीन निकल गई या आसमान निकल गया, ये कोई नहीं जानता। ये बात है 8 मार्च 2014 की। Delivery Malaysian 370, good morning. Malaysian 370, stand by. मलेशियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट MH370 रात के 12:42 पर कुआलालंपुर से उड़ान भरती है और अगले 5.5 घंटों में इस फ्लाइट को बीजिंग पहुंचना है। ये फ़्लाइट इस रूट पर आमतौर पर चलती रहती थी। इस प्लेन में कुछ 239 लोग सवार थे, जिनमें 227 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर। इस फ्लाइट के कैप्टन है ज़ाहिर अहमद शाह, जो कि एक अनुभवी पायलट है, जिनको 33 सालों का फ्लाइट उड़ने का अनुभव है। और इस फ्लाइट के को पायलट है फारिक हामिद, जिन्हें फ्लाइट उड़ाने का 7 साल का अनुभव है। रात के 1:08 पर यह फ्लाइट मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करते हुए साउथ चाइना सी के ऊपर पहुंच जाती है। ये फ्लाइट ज़मीन से 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। ये फ्लाइट अभी भी कुआलालंपुर की ATC के संपर्क में है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और रात के 1:19 पर यह फ्लाइट वियतनाम के एयर स्पेस में प्रवेश करती है और ये फ्लाइट वियतनाम के हो ची मिन्ह ATC के संपर्क में आ जाती है। Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. और फ्लाइट के कैप्टन कुआलालंपुर के ATC को गुड नाइट बोलकर आगे बढ़ते हैं और ये इस फ्लाइट से आने वाले आखिरी शब्द थे। वियतनाम एयर स्पेस में पहुंचने के करीब 2 मिनट बाद ये फ्लाइट कुआलालंपुर ATC की रडार से गायब हो जाती है। अब कुआलालंपुर ATC के लिए नॉर्मल बात थी, क्योंकि ये फ्लाइट उनसे बहुत दूर वियतनाम एयर स्पेस में पहुंच चुकी थी। लेकिन रहस्यमय तरीके से ये फ्लाइट वियतनाम की हो ची मिन्ह ATC से गायब हो चुकी थी। हो ची मिन्ह ATC बार बार इस फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। हो ची मिन्ह ATC इस गायब हुए प्लेन के बारे में तुरंत कुआलालंपुर ATC को बताती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये फ्लाइट क्यों और कैसे और कहाँ गायब हो गई, और इस घटना के बाद फ्लाइट MH370 बन जाती है इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री। सभी को लग रहा था किसी तकनीकी खराबी की वजह से फ्लाइट से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है और सुबह 6:30 बजे इस फ्लाइट को बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट वहाँ पहुँची ही नहीं। तुरंत इस फ्लाइट को खोजने के लिए एक सर्च अभियान चालू किया जाता है और जहां पर फ्लाइट से आखिरी संपर्क टूटा था उस जगह के कई 100 किलोमीटर के दायरे को समुद्र में छानबीन की जाती है। ये सर्च अभियान इतना बड़ा था कि इस फ्लाइट को ढूंढने में शायद देशों ने अपने अपने शिप और एयरक्राफ्ट को इस सर्च अभियान में शामिल किया। इस प्लेन को ढूंढते ढूंढते करीब 3 दिनों से भी ज़्यादा समय गुजर जाता है, लेकिन खोजी दल को इस फ्लाइट का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। इस घटना के करीब 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को इस फ्लाइट से संबंधित एक और रहस्य सामने आता है जिसने सबके होश उड़ा दिए। दरअसल ये फ्लाइट सिविलियन रडार से तो गायब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी मिलिट्री की एक रडार इस फ्लाइट को ट्रैक कर रही थी। इस फ्लाइट के बारे में मिलिट्री की रडार के डेटा ने सबको चौंका दिया। दरअसल मिलिट्री रडार के डेटा के अनुसार जब ये फ्लाइट वियतनाम एयर स्पेस में पहुंची और सिविलियन रडार से गायब हुई, तो उसके बाद इस फ्लाइट ने राइट टर्न लिया और उसके बाद यू टर्न लेके वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगी और 31 मिनटों के बाद जहाज ने पिनल शहर को पार करते हुए मलाक्का स्ट्रेट की ओर टर्न लिया और ये फ्लाइट अंडोबार और निकोबार आइलैंड की तरफ उड़ने लगी। रात के 2:22 तक मिलिट्री की रडार ने इस जहाज को ट्रैक किया। उसके बाद जहाज मिलिट्री की रडार से भी बहुत दूर निकल गया। अभी तक जिस जगह पर प्लेन को ढूंढा जा रहा था वहाँ तो कोई प्लेन था ही नहीं। इस घटना ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। आखिर ये प्लेन कहाँ गया? इस प्लेन को जाना था सीधा, लेकिन इसने यू टर्न क्यों लिया और ये इंडियन ओशन की ओर क्यों पहुंचा, और मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद ये प्लेन किधर मुड़ा? सवाल अनेक थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। अब खोजकर्ताओं के पास एक और बड़ी चुनौती थी, इंडियन ओशन के एक बड़े भाग में सर्च अभियान करना। जो रेस्क्यू टीम अभी तक प्लेन को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में ढूंढ रही थी, उसने अब इंडियन ओशन के इस भाग में ढूंढना शुरू कर दिया। कई दिनों तक खोजबीन करने के बाद भी इस एरिया में भी प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। इस प्लेन की गुत्थी को अभी तक कोई समझ ही नहीं रहा था कि कुछ दिन बाद इस कहानी में एक और नया मोड़ आ जाता है और सबको हैरान कर दिया। अगले कुछ दिन बाद पता चलता है ये प्लेन अपनी यात्रा के दौरान बार बार एक सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये एक बोइंग 777 जहाज था जिसमें सैटेलाइट से ऑटोमेटिक कम्युनिकेट करने की टेक्निक थी। इस जहाज ने हर एक घंटे के बाद इन मार्क सेट से संपर्क करने की कोशिश की
इस सैटेलाइट डेटा को डिकोड करने के बाद पता चला जब ये जहाज़ मिलिट्री रडार से गायब हुआ उसके बाद इसने एक और टर्न लिया और अगले 5 घंटे तक इसी दिशा में लगातार इंडियन ओशन के ऊपर उड़ता रहा और इस प्लेन ने सुबह 8:19 पर आखिरी बार सैटेलाइट से संपर्क बनाने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेटर ने जब सैटेलाइट को कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज किया और जहाज़ की स्पीड और उसमें फ्यूल से जब जहाज़ की मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर वेस्ट में इंडियन ओशियन के इस कर्व एरिया में जहाज़ में होने की आशंका जताई और इसके बाद शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन और एक बड़े स्तर पर समुद्र के इस भाग में तहकीकात शुरू होती है, लेकिन इस जहाज़ का कोई नामो निशान नहीं मिलता। फिर अप्रैल 2014 के बाद समुद्र के ऊपर चलने वाले सर्च ऑपरेशन को बंद करके डीप ओशियन सर्च को चालू किया गया, जिसमें आधुनिक तकनीक से समुद्र के नीचे की मैपिंग की गई और जहाज़ को सालों तक ढूंढा जाता रहा। ये सर्च ऑपरेशन दुनिया का सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन था और लगातार 3 सालों तक इस जहाज़ की खोजबीन चलती रही, जिसमें $160 बिलियन का खर्चा आया, लेकिन इस जहाज़ का कोई अता पता नहीं चला और 3 सालों के बाद सर्च ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। हालांकि इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चला, लेकिन इस प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद मेडागास्कर के एक आइलैंड पर इस जहाज़ का एक टुकड़ा मिला जो समुद्र की लहरों के साथ इस आइलैंड पर पहुंच गया। ये जहाज़ का फ्लैपरॉन था। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के समय काम आता है। जब इस फ्लैपरॉन पर रिसर्च की गई तो इस जहाज़ की एक खौफनाक मंजर से पर्दा उठा है। एक्सपर्ट का मानना था जब ये जहाज़ समुद्र में क्रैश हुआ तो ये अपनी नोज़ के बल पानी से टकराया, जिससे ये माना जाने लगा कि फ़्लाइट 370 को जानबूझ को क्रैश कराया गया था। आखिर इस फ्लाइट को क्यों क्रैश कराया गया था और इसके पीछे किसका हाथ था, इसकी छानबीन के लिए मलेशियन पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई और राज निकलकर सामने आए जिसने सबको चौंका दिया। पहले तो ये माना जा रहा था इस फ्लाइट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी, जिससे प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर दिया गया होगा। इस वजह से जहाज़ के कैप्टन ने प्लेन को यू टर्न लेकर वापस मलेशिया में इमरजेंसी लैंडिंग की सोची होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है फिर प्लेन मलेशिया में लैंड क्यों नहीं हुआ? तो इसके जवाब में ये माने जाने लगा तो हो सकता है किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पायलट के केबिन के प्रेशर में बदलाव हुआ होगा, जिससे केबिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी और दोनों पायलट बेहोश हो गए होंगे, जिसके बाद फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पर चली गई होंगी, जिस वजह से वो मलेशिया में लैंड नहीं कर पाए। लेकिन इसके क्वार्टर में एक्सपर्ट का मानना है जब जहाज़ ने पिनाउन को पार किया उसके बाद फ्लाइट ने एक शार्प टर्न लिया। एक्सपर्ट की माने तो कोई भी जहाज़ ऑटो पायलट पर इतना शार्प टर्न नहीं ले सकता, तो इसका मतलब ये है पायलट ने जानबूझ के फ्लाइट को टर्न कराया और फ्लाइट में कोई भी टेक्निकल खराबी नहीं आई थी। शायद हाँ, ऐसा माना जाने लगा। शायद MH370 को हाईजैक कर लिया होगा और हाईजैकर फ्लाइट को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। इसके लिए पैसेंजर्स के बैकग्राउंड को चेक किया गया तो पता चला फ्लाइट में 2 लोग ऐसे थे जो फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे, जिससे ये माने जाने लगा हो सकता है इन्होंने फ्लाइट को हाईजैक किया हो। लेकिन जब इन दोनों पैसेंजर्स के बैकग्राउंड को चेक किया तो पता चला इनका किसी भी आतंकवाद संगठन से कोई संबंध नहीं है। दरअसल ये दोनों चोरी के पासपोर्ट से यूरोप जाकर वहाँ सेटल होना जा रहे थे और वैसे भी इस फ्लाइट को हाईजैक करके आतंक फैलाना एक मकसद था। तो आतंकवादी इस फ्लाइट को समुद्र में क्रैश कराने की बजाय किसी शहर पर भी क्रैश करवा सकते थे और उन्होंने सरकार से अपनी कोई डिमांड भी नहीं रखी। इस वजह से इस हाईजैकिंग वाली थ्योरी को भी नकार दिया गया। तो फिर फ्लाइट MH370 के पीछे किसकी साजिश थी? इसके लिए मलेशियन पुलिस ने दोनों पायलट के बारे में तहकीकात की तो फ्लाइट के कैप्टन जारी अहमद शाह के घर पर एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। दरअसल फ्लाइट सिमुलेटर एक ऐसी मशीन होती है जिसकी मदद से पायलट एक रियल प्लेन को उड़ाने का अनुभव करते हैं। किसी पायलट के घर पर फ्लाइट सिमुलेटर मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये थी कि उस फ्लाइट सिमुलेटर में जो पार्ट ड्रॉ किया गया था और जो उसमें जो कोऑर्डिनेट डाले गए थे वो इत्तेफाक से फ्लाइट MH370 के रूट से लगभग मेल खा रहे थे। ऐसा लग रहा था जिस रूट से MH370 फ्लाइट गुजरी थी उस रूट पर फ्लाइट उड़ाने की प्रैक्टिस कैप्टन जारी अहमद शाह अपने फ्लाइट सिमुलेटर में कर रहे थे। इस वाक़ये ने जहाज़ के कैप्टन को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सवाल ये आता है क्या वास्तव में जहाज़ का कैप्टन ही वो शख्स था जिसने फ्लाइट MH370 को गायब करने का षड्यंत्र रचा था? तो इसके लिए पूरी घटना को एक बार फिर से गौर से देखना होगा कि कैसे इस फ्लाइट को गायब किया गया होगा।
दरअसल कुछ ऐसा हुआ होगा कि प्लेन के टेक ऑफ करने के 42 मिनट बाद जब प्लेन वियतनाम स्पेस में प्रवेश किया होगा तब मलेशियन एटीसी ने प्लेन को वियतनाम एटीसी को हैंड ओवर कर दिया। लेकिन वियतनाम एटीसी बार बार कोशिश करने के बाद भी प्लेन के साथ संपर्क नहीं बना पा रहा। ऐसा तभी हो सकता है जब प्लेन का ट्रांसपोंडर या तो ख़राब हो गया हो या तो उसको जानबूझकर बंद कर दिया गया हो। दरअसल ट्रांसपोंडर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा प्लेन ग्राउंड पर मौजूद एटीसी से संपर्क बना पाता है और अपनी एक्चुअल लोकेशन के बारे में एटीसी को बता पाता है। चलो ट्रांसपोंडर बंद हो गया अलग बात हुई, लेकिन MH370 एक आधुनिक जहाज़ था जिसमें एटीसी से संपर्क बनाने के लिए 4 से भी ज़्यादा तरीके थे और सारे कम्युनिकेशन डिवाइस एक साथ खराब हो जाए ऐसा एविएशन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मतलब साफ था, सभी कम्युनिकेशन डिवाइस को जानबूझकर बंद किया गया था। अगर प्लेन में कोई टेक्निकल खराबी होती तो प्लेन यू टर्न लेने के बाद ही लैंड हो जाता। पायलट ने प्लेन को थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर से गुजारा, जो कि एक इत्तेफाक नहीं था, जिससे थाईलैंड की एटीसी को ये लगे प्लेन मलेशियन एटीसी के संपर्क में और मलेशियन एटीसी को ये लगे प्लेन थाईलैंड एटीसी के संपर्क में है। इस रूट से जाने का मतलब साफ था कि पायलट नहीं चाहता था कि प्लेन की लोकेशन को कोई ट्रैक कर पाए। प्लेन छुपते छुपाते मलाका स्टेट में पहुंचकर एक और टर्न लेता है, जो ये दर्शाता है कि इतनी एक्यूरेसी से प्लेन को केवल एक अनुभवी पायलट ही उड़ा सकता है, वो भी बिना एटीसी के सहायता लिए हुए। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, प्लेन में 2 पायलट थे तो क्या दूसरे पायलट ने जहाज के कैप्टन को ऐसा करने के लिए रोका नहीं होगा? तो उसका जवाब ये है, जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो दोनों पायलट प्लेन के हाई एल्टीट्यूड तक पहुंचने में बिजी रहते हैं। उसके बाद प्लेन क्रूज मोड में पहुंच जाता है। उसके बाद पायलट को कुछ खाली वक्त मिल जाता है। इस खाली वक्त में को पायलट कॉकपिट के बाद चाय या कॉफ़ी पीने के लिए गया होगा। इतने में कैप्टन ने कॉकपिट के डोर को बंद कर दिया गया होगा और कॉकपिट का डोर इतना सिक्योर होता है कि उससे केवल अंदर से ही खोला जाता है। कॉकपिट में प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी या ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है। अगर कैप्टन ने प्लेन के अंदर ऑक्सीजन के फ्लो को कम कर दिया होगा तो इससे यात्रियों का दम घुटने लगा होगा, जिससे वो अपनी कॉन्शियसनेस खोने लगे होंगे। पायलट प्लेन को छुपते छुपाते समुद्र के वीरान हिस्से में ले गया, जहां पर वो प्लेन को क्रैश करा सकता था। हालांकि प्लेन को पानी में लैंड कराया जा सकता था, ऐसा इतिहास में कई बार किया जा चुका है, लेकिन इसके लिए प्लेन को हॉरिजॉन्टली लैंड कराना होता है। लेकिन MH370 को वर्टिकली नोज के बल क्रैश कराया गया, जो पायलट को इस घटना में शक के दायरे में खड़ा कर देता है। हालांकि ये में एक थ्योरी है, प्लेन को जहाज़ के कैप्टन ने ही क्रैश कराया होगा, क्योंकि इस प्लेन के साथ होने वाले इंसिडेंट्स कैप्टन ज़हरी अहमद शाह की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सच क्या है, ये अभी भी एक रहस्य है। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं ज़हरी अहमद शाह कुछ दिनों से अपने घरेलू मतभेदों की वजह से डिप्रेशन में चल रहे थे। इस वजह से उन्होंने सुसाइड करने के लिए पूरे प्लेन को ही क्रैश करा दिया। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन सच तो ये है MH370 के साथ 239 लोग गायब हुए थे, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है।